हेलो दोस्तों, मैं अपनी अगली प्रस्तुति भारतीय संसद राज्यसभा लेकर आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। इस वीडियो में हम लोग राज्यसभा से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों की विवेचना करेंगे। राज्यसभा का सदस्य होने के लिए संविधान में जो योग्यताएं निर्धारित की गई हैं उन पर चर्चा करेंगे। राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन कैसे होता है इस विषय पर चर्चा करेंगे। एकल संक्रमणीय मत पद्धति पर भी चर्चा करेंगे। राज्यसभा सदस्य के निर्वाचन हेतु निर्वाचन कोटे का निर्धारण कैसे होता है इस पर चर्चा करेंगे। राज्यसभा के परिसंघीय लक्षणों पर चर्चा करेंगे। धन विधेयकों एवं वित्त विधेयकों की परिभाषा को समझेंगे। राज्यसभा की विधायी शक्तियों के पर चर्चा करेंगे और जो अन्य शक्तियां राज्यसभा को प्राप्त हैं, जो विशिष्ट शक्तियां राज्यसभा को प्राप्त हैं, उन पर चर्चा करेंगे। आइए अब हम अध्ययन शुरू करते हैं। जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया था, आप में से बहुतों को यह पता भी होगा कि भारतीय संसद जो है इसके 3 घटक हैं: राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। इन तीनों से मिलकर के भारतीय संसद बनती है। प्रारंभिक परीक्षाओं में इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। संविधान के अनुच्छेद 79 के अनुसार भारतीय संसद राष्ट्रपति और 2 सदनों राज्यसभा और लोकसभा से मिलकर बनेगी। राज्यसभा को उच्च सदन और लोकसभा को निम्न सदन कहा जाता है। आगे बढ़ने से पहले थोड़ा हम लोग परिसंघ और संघ, कॉन्फेडरेशन और यूनियन, इस विषय पर विचार विमर्श कर लें तो इस विषय को समझने में सहूलियत होगी। परिसंघ एक ऐसी शासन प्रणाली होती है जिसमें एक से अधिक स्वतंत्र राष्ट्र आपसी समझौता के अंतर्गत अपनी संप्रभुता के कुछ अंशों को एक केंद्रीय इकाई अर्थात परिसंघीय इकाई को सौंपकर एक संघ या समूह का निर्माण करते हैं। परिसंघ की इकाइयां सामान्यतः या मुख्य रूप से अपनी विदेश नीति, आर्थिक नीति और बाह्य सुरक्षा परिसंघीय इकाई को सौंपते हैं और शेष मामलों में भी संप्रभु होते हैं। इसी तरह संघ, यूनियन एक ऐसी राजनीतिक इकाई होती है जो घटक राज्यों से मिलकर बनती है। इसमें संप्रभुता केवल संघीय सरकार में निहित होती है, जो केंद्र सरकार होती है, तथा यह शक्तियों के पृथक्करण पर आधारित होती है। शक्तियों का बंटवारा होता है संघीय सरकार और राज्य सरकारों के बीच, लेकिन संप्रभुता केवल केंद्रीय सरकार की होती है। जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया था कि भारत संविधान में भारत को यूनियन ऑफ स्टेट्स कहा गया है। यह पूरी तरह से कॉन्फेडरेशन नहीं है। कॉन्फेडरेशन की ऐसे कोई सर्वमान्य परिभाषा भी नहीं है, लेकिन संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान को परिसंघीय संविधान कहा जाता है और उसी के आधार पर किसी भी देश को परिसंघीय या संघीय, इस आधार पर विभाजित किया जाता है। लेकिन चाहे परिसंघीय सरकार हो या संघीय सरकार हो, दोनों ही स्थिति में केंद्र में राज्यों के प्रतिनिधित्व की जरूरत होती है। इस प्रकार भारतवर्ष में संघीय सरकार, यूनियन गवर्नमेंट जो है, में राज्य हितों का प्रतिनिधित्व करने के लिए राज्यसभा का प्रावधान किया गया है। यूनियन ऑफ स्टेट्स। राज्यसभा के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों पर अब हम लोग विचार विमर्श करें। प्रारंभिक परीक्षाओं में इससे संबंधित बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। पहला,
कि राज्यसभा संसद का अस्थायी सदन है, इसका विघटन कभी नहीं होता है। दूसरा, इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्षों का होता है। तीसरा, प्रत्येक 2 वर्षों पर इसके 1/3 सदस्यों का निर्वाचन होता है, अर्थात प्रति 2 वर्षों पर राज्यसभा के लगभग 1/3 सदस्य जिन्होंने 6 वर्षों का कार्यकाल पूरा कर लिया है, सेवानिवृत्त हो जाते हैं। चौथा, कि राज्यसभा की अधिकतम संवैधानिक संख्या 250 है, जिसमें 238 सदस्य निर्वाचित होते हैं और 12 सदस्यों को जो साहित्य, विज्ञान, कला और सामाजिक सेवा में प्रख्यात होते हैं, राष्ट्रपति नाम निर्देशित करते हैं। अनुच्छेद 80 में इस बात का उल्लेख है। पांचवा, कि वर्तमान में राज्यसभा की वास्तविक सदस्य संख्या 245 है, जिसमें 233 सदस्य निर्वाचित होते हैं और 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा नाम निर्देशित हैं। छठा, कि राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष उपराष्ट्रपति है। उल्लेखनीय है कि उपराष्ट्रपति को राज्यसभा का पदेन सभापति अर्थात अध्यक्ष होने के लिए ही उन्हें वेतन प्राप्त होता है। उपराष्ट्रपति पद का कोई वेतन नहीं होता है। यह प्रश्न अक्सर प्रारंभिक परीक्षाओं में पूछा जाता है कि उपराष्ट्रपति की सैलरी या वेतन कितना है। तो उपराष्ट्रपति की सैलरी या वेतन 0 है। उसे जो भी वेतन प्राप्त होता है राज्यसभा का पदेन सभापति होने के आधार पर प्राप्त होता है, न कि उपराष्ट्रपति होने पर। 7वां, संविधान की जो चौथी अनुसूची है उसमें राज्यसभा में राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के सीटों के आवंटन का उपबंध किया गया है। सीटों का आवंटन उस राज्य अथवा संघ राज्य क्षेत्र की जनसंख्या के अनुपात में किया गया है। आपको पता होगा कि स्वतंत्रता के बाद से नए राज्यों का गठन अथवा पुनर्गठन हुआ, इस कारण इस सूची में बदलाव होता रहा है। उत्तर प्रदेश देश का सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है। तदनुसार राज्यसभा में उत्तर प्रदेश की कुल 31 सीटें हैं, 31। तो ये कुछ महत्वपूर्ण अभिलक्षण हैं राज्यसभा के विषय में। अब राज्यसभा का सदस्य होने के लिए योग्यताएं क्या हैं, संविधान में क्या निर्धारित की गई हैं। उसे भारत का नागरिक होना चाहिए, उसकी आयु कम से कम 30 वर्ष की होनी चाहिए, उसे केंद्र अथवा राज्य सरकार के किसी लाभ के पद पर आसीन नहीं होना चाहिए, उसे विकृत मानसिकता का नहीं होना चाहिए। इसके अतिरिक्त संसद द्वारा निर्धारित की गई अन्य योग्यताएं उसे धारण करना अनिवार्य है। संसद समय समय पर कानून के माध्यम से ऐसा प्रावधान करती हैं योग्यताओं से संबंधित। जैसे कि उसके नामांकन दाखिल करने हेतु जो निर्वाचक मंडल अर्थात जो विधायक होते हैं राज्यों के विधानसभा के, तो ऐसे 10 सदस्य उसके प्रस्तावक होने चाहिए, तभी वो नामांकन दाखिल कर सकता है। अब राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन होता कैसे है। तो संविधान के अनुच्छेद 84 के प्रावधानों के अनुसार राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित प्रतिनिधियों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के निर्वाचक मंडल द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अंतर्गत एकल संक्रमणीय मत पद्धति से किया जाता है। इससे 2 बातें स्पष्ट हैं। पहला, कि राज्यसभा के सदस्य जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से नहीं चुने जाते हैं, बल्कि जनता के निर्वाचित प्रतिनिधियों द्वारा चुने जाते हैं। इस प्रकार राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन अप्रत्यक्ष निर्वाचन कहलाता है। दूसरा, इनका चुनाव
एकल संक्रमणीय मत पद्धति से किया जाता है, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम। इसकी चर्चा हम राष्ट्रपति वाले वीडियो में कर चुके हैं, फिर भी इस पर एक नज़र डाल लें। एकल संक्रमणीय मत पद्धति आखिर है क्या? तो कोई भी उम्मीदवार जिस राज्य से नामांकन दाखिल करता है, उस राज्य के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य चुनाव लड़ने वाले सभी उम्मीदवारों को वरीयता के आधार पर अपना मत देते हैं। उम्मीदवार को निर्वाचित होने के लिए एक निर्धारित कोटा का मत प्राप्त करना अनिवार्य है। प्रथम वरीयता अर्थात प्रथम दौर की मतगणना में यदि किसी उम्मीदवार को निर्धारित कोटे का मत प्राप्त नहीं होता है, तो प्रथम वरीयता के सबसे कम मत प्राप्त उम्मीदवार को चुनाव प्रक्रिया से बाहर करके उसके दूसरे वरीयता के मत को शेष उम्मीदवारों में बराबर बराबर बांट दिया जाता है। किसी या किन्हीं उम्मीदवारों के निर्वाचन कोटा का मत प्राप्त होने तक यह प्रक्रिया जारी रखी जाती है। विशेष जानकारी के लिए आप राष्ट्रपति से संबंधित जो मेरा वीडियो है उसमें इस मत पद्धति के विषय में अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन राज्यसभा के निर्वाचन हेतु निर्धारित कोटा का मत कैसे निर्धारित किया जाता है, इसे अब आप समझें कि जिस राज्य के राज्यसभा सीटों के लिए उम्मीदवारों का निर्वाचन होना है, उस राज्य के विधानसभा के कुल निर्वाचित सदस्यों अर्थात विधायकों की संख्या को निर्वाचित किए जाने वाले सदस्यों की संख्या में एक जोड़कर विभाजित कर दिया जाता है तथा भागफल में एक जोड़कर निर्वाचन कोटे का निर्धारण किया जाता है। इस प्रक्रिया को आप इस रूप में समझ सकते हैं, इस उदाहरण के साथ। मान लीजिए कि किसी राज्य की कुल 5 राज्यसभा सीटों के लिए निर्वाचन होना है। 5 पद रिक्त हुए हैं उस राज्य से और 5 सीटों के लिए निर्वाचन किया जाना है। उस राज्य के विधानसभा के निर्वाचित विधायकों की संख्या मान लीजिए कि 300 है। अब निर्वाचित होने वाले राज्यसभा सांसद 5 हैं। इसमें एक जोड़ने पर यह संख्या 6 हो जाती है। कुल निर्वाचित विधायकों की संख्या उस राज्य की 300 है। अब इसमें एक जोड़ने पर कुल विधायकों की संख्या 300 + 1 अर्थात 301 हो जाएगी। अब इस 301 को 6 से भाग देने पर भागफल 50.16 प्राप्त होगा। अब इस भागफल में एक जोड़ने पर यह 51.16 हो जाता है। अतः निर्वाचित होने के लिए एक उम्मीदवार को कम से कम 51 सदस्यों का मत प्राप्त होना अनिवार्य है। तो इस प्रकार राज्यसभा के सांसदों के चयन के लिए जो निर्वाचन कोटा होता है उसके मत का निर्धारण इस रीति से किया जाता है, इस प्रकार किया जाता है। इसे आप समझ लें। अब जैसा कि हमने परिसंघ के बारे में चर्चा किया था या संघ के बारे में, वैसे तो इस विषय पर हम अपने अगले वीडियो में विस्तृत चर्चा करेंगे। तो अब राज्यसभा के परिसंघीय लक्षण क्या हैं? विशेष रूप से मुख्य परीक्षाओं में डिस्क्रिप्टिव टाइप जो आंसर होते हैं उसमें ऐसे प्रश्न आते हैं। वैसे प्रारंभिक परीक्षाओं में भी इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। अब जान लें कि राज्यसभा के परिसंघीय लक्षण जो हैं वो निम्नलिखित हैं, 3 हैं। पहला कि राज्यसभा के सदस्य राज्यों के विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों के निर्वाचक मंडल द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार एकल संक्रमणीय मत पद्धति से निर्वाचित होते हैं। ये राज्यों के प्रतिनिधि होते हैं, जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया था। दूसरा कि राष्ट्रीय हित में राज्यसभा
उपस्थित एवं मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से राज्य सूची के किसी विषय पर संसद को कानून बनाने की अनुमति प्रदान कर सकती है। संविधान के अनुच्छेद 249 में इस बात का उल्लेख है। जैसा कि आपको पता है कि संघ सूची के विषयों पर केंद्र सरकार कानून बनाती है, राज्य सूची के विषयों पर राज्य सरकारें कानून बनाती हैं और समवर्ती सूची के विषयों पर संघ और केंद्र दोनों ही कानून बना सकते हैं। लेकिन राष्ट्रीय हित में अगर सपोज कीजिए कि किसी राज्य सूची के किसी विषय पर केंद्र को कानून बनाना है, तो केंद्र सरकार उस पर कानून तभी बनाएगी जब राज्यसभा 2/3 बहुमत से उस विषय पर कानून बनाने की अनुमति केंद्र सरकार को प्रदान करे। ये विशिष्ट अभिलक्षण है राज्यसभा का। तीसरा, इसी प्रकार राष्ट्रीय हित में अखिल भारतीय सेवाओं के गठन की अनुमति राज्यसभा 2/3 बहुमत से पारित संकल्प द्वारा प्रदान करती है। अनुच्छेद 312 में लिखा गया है, अखिल भारतीय जितनी भी सेवाएं हैं, प्रशासनिक सेवा, इंजीनियरिंग सेवा, मेडिकल सेवा, जो भी हैं सर्विसेज, ये जो अखिल भारतीय सेवाएं हैं, इनका गठन राज्यसभा की अनुमति पर ही केंद्र सरकार कर सकती है। जो संकल्प अगर पारित करे राज्यसभा तभी। तो राज्यसभा के ये 3 महत्वपूर्ण परिसंघीय लक्षण हैं, इसे आप जान लें। आगे बढ़ें। राज्यसभा की शक्तियों पर विचार करने से पहले हम धन विधेयकों और वित्त विधेयकों के संबंध में जानकारी प्राप्त कर लें। तो धन विधेयक या वित्त विधेयक जो भी हैं, वो साधारणतया राजस्व एवं व्यय से संबंधित होते हैं। राजस्व एवं व्यय से संबंधित विधेयकों को वित्त विधेयक अथवा धन विधेयक कहा जाता है। लेकिन इसमें तकनीकी विभिन्नता है। ये तकनीकी विभिन्नता यह है कि धन विधेयक ऐसा वित्त विधेयक है जो अनुच्छेद 110 में उल्लिखित 6 विषयों या इनके किसी अनुषंगी विषयों के बारे में उपबंध करता है। ये 6 विषय कौन कौन हैं, इसे आप देख लें। पहला, सरकार द्वारा कर का अधिरोपण, उत्साद, परिहार। दूसरा, कि भारत की आकस्मिकता निधि से धन निकालने एवं जमा करने या इनकी अभिरक्षा से संबंधित जो विधेयक होगा वो धन विधेयक होगा। तीसरा, कि भारत की संचित निधि से धन निकालने एवं जमा करने या इनकी अभिरक्षा से संबंधित जो विधेयक होगा वह भी धन विधेयकों की श्रेणी में आएगा। चौथा, भारत की संचित निधि पर भारित व्ययों का उपबंध करने वाले विधेयक, अर्थात भारत की संचित निधि पर से खर्च करने से संबंधित जो विधेयक हैं उनका जो उपबंध करना है, उनका कोई प्रावधान करना है, तो ऐसे विधेयक धन विधेयकों की श्रेणी में आएंगे। पांचवा, किसी व्यय को भारत की संचित निधि पर भारित करने वाले विधेयक, ये भी धन विधेयक की श्रेणी में आते हैं। किसी विधेयक में अगर प्रावधान है, उसमें ऐसा कोई बिल पास होना है संसद में जिसमें कुछ खर्च होना है, तो अगर उसका व्यय भारत की संचित निधि से किया जाना है तो ऐसे विधेयक भी धन विधेयक की श्रेणी में आएंगे। और छठा, कि संघ एवं राज्यों के लेखाओं की संपरीक्षा करने वाले जो विधेयक होंगे वो भी धन विधेयक की श्रेणी में आएंगे। इन 6 विषयों के बावजूद कोई भी विधेयक धन विधेयक है या नहीं है, या फिर वो विधेयक ऊपर के ये 6 विषय जो बताए गए हैं इनसे संबंध रखता है अथवा नहीं रखता है, इसका निर्णय एकमात्र और अंतिम रूप से लोकसभा अध्यक्ष द्वारा किया जाता है। विधेयक को संसद में रखने से पूर्व लोकसभा अध्यक्ष एक प्रमाण पत्र देता है और वह लिखता है
कि यह एक धन विधेयक है। तो ये जान लीजिए कि धन विधेयक का निर्धारण लोकसभा अध्यक्ष द्वारा किया जाता है। अब राज्यसभा की विधायी शक्तियों की विवेचना, कि राज्यसभा को कौन कौन सी विधायी शक्तियां प्राप्त हैं विधान बनाने के संबंध में। जैसा कि हमें पता है कि कोई भी विधेयक लोकसभा और राज्यसभा से पारित होने के बाद ही राष्ट्रपति के समक्ष अनुमति हेतु प्रस्तुत किया जाता है और राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त होने के बाद वह कानून बन जाता है। तो विधेयकों के पारित होने में राज्यसभा की शक्तियां जो हैं वो निम्न रूप में बताई जा सकती हैं। आप जान लें, इसे ध्यान से अध्ययन कर लें इसका, कि सामान्य विधेयक जो वित्त विधेयक नहीं है उनके मामलों में राज्यसभा यदि लोकसभा द्वारा पारित विधेयक से असहमति प्रकट कर देती है तो संविधान के अनुच्छेद 108 के अंतर्गत दोनों सदनों के संयुक्त बैठक का प्रावधान है। अर्थात लोकसभा और राज्यसभा के संयुक्त बैठक का प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 108 में दिया गया है। प्रारंभिक परीक्षा में इससे संबंधित प्रश्न आते हैं। दूसरा, कि धन विधेयकों की स्थिति में अगर कोई धन विधेयक है राज्यसभा अगर लोकसभा से पारित होकर के राज्यसभा में जाता है तो राज्यसभा केवल 14 दिनों तक उसे रोक सकती है। यदि राज्यसभा इस अवधि में विधेयक को अस्वीकार भी कर देती है अथवा पारित नहीं भी करे तो भी उसे पारित मान लिया जाता है। उल्लेखनीय है कि धन विधेयक केवल लोकसभा में ही राष्ट्रपति के पूर्वानुमति से प्रस्थापित किए जाते हैं। अर्थात धन विधेयक केवल और केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत किए जाएंगे और वह भी राष्ट्रपति के पूर्वानुमति से। तीसरा, कि वैसे वित्त विधेयक जिसके लोकसभा अध्यक्ष द्वारा धन विधेयक होने का प्रमाण नहीं दिया गया है और उसमें अनुच्छेद 110 में उल्लिखित 6 विषयों के अतिरिक्त कोई अन्य विषय भी शामिल हैं, राष्ट्रपति के पूर्वानुमति से केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत किए जा सकते हैं। अर्थात लोकसभा अध्यक्ष ने उसे धन विधेयक होने का प्रमाण पत्र नहीं दिया है, लेकिन उसमें अनुच्छेद 110 में जो 6 विषय जिसकी चर्चा हम लोग पहले कर चुके हैं के अतिरिक्त कोई अन्य विषय भी शामिल हैं, तो राष्ट्रपति के पूर्वानुमति से केवल लोकसभा में ही उन्हें प्रस्तुत किया जा सकता है। लेकिन राज्यसभा उसे असहमति प्रकट कर सकती है क्योंकि धन विधेयक का प्रमाण लोकसभा अध्यक्ष द्वारा नहीं दिया गया है। और जब राज्यसभा असहमत हो जाती है, ऐसी स्थिति में इसके लिए अनुच्छेद 108 के अंतर्गत संयुक्त बैठक का प्रावधान भी है दोनों सदनों का। तो जान लीजिए कि वैसे संयुक्त बैठक में संख्या बल के आधार पर लोकसभा का मत ही प्रभावी होता है, क्योंकि लोकसभा की सदस्य संख्या राज्यसभा की तुलना में दोगुना है, लगभग दोगुना है। तो वैसे स्थिति संयुक्त बैठक में भी जो है सो लोकसभा का जो मत होता है वही प्रभावी होता है। चौथा, वैसे वित्त विधेयक जिसमें भारत की संचित निधि से व्यय का प्रावधान है किसी भी सदन में प्रस्तुत किए जा सकते हैं और इस संदर्भ में राज्यसभा को सामान्य विधेयकों से संबंधित जो अधिकार हैं प्राप्त हैं। अर्थात राज्यसभा उससे असहमत हो सकती है और राज्यसभा की असहमति की स्थिति में संयुक्त बैठक का प्रावधान है उसमें। इसके अतिरिक्त राज्यसभा की कुछ अन्य शक्तियां भी हैं जो विशिष्ट शक्तियां हैं कि राज्यसभा के सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन में अहम भूमिका निभाते हैं। इसी प्रकार राष्ट्रपति के विरुद्ध तथा उच्चतम एवं उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के विरुद्ध महाभियोग के प्रस्ताव पर राज्यसभा की भूमिका लोकसभा के समान होती है। राष्ट्रपति के महाभियोग के संबंध में हम लोग राष्ट्रपति वाले वीडियो में चर्चा कर चुके हैं। दूसरा, कि उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव केवल और केवल राज्यसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है।
और तीसरा कि अनुच्छेद 352 अर्थात जब राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा होती है और उस समय यदि लोकसभा विघटित है तो उसका अनुमोदन राज्यसभा से कराया जाना अनिवार्य है। दोस्तों, यदि आपको मेरी यह प्रस्तुति उपयोगी लगी हो तो कृपया मेरे इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। अपने कमेंट के माध्यम से आप इस वीडियो सामग्री के प्रति अपने विचार हमें अवश्य बताएं। धन्यवाद।